हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल SKC एकेडमी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आप लोग अपना जी जान लगाकर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपका अपकमिंग एग्जाम जो भी है, एयरफोर्स है 13 अक्टूबर से, कोस्ट गार्ड जीडी है, डीवी है, यांत्रिक है दिसंबर में। तो आई होप आप लोग सारे अच्छे बच्चे अपना प्रिपरेशन जी जान लगा कर रहे होंगे सोल्जर्स। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग के चैनल में बेहतरीन लेवल से कोर्स को स्टार्टअप किया गया है, जो कि आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल कंटेंट मैं दे रहा हूँ। वो फिजिक्स में हम लोगों ने पहला चैप्टर फिनिश भी कर लिया है। आपको कौन सा? यूनिट एंड डायमेंशन, जिसे देखा जाए तो आपको एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए एक या दो क्वेश्चन इससे आते ही हैं और बेहतरीन लेवल का हम लोगों ने इसका कंटेंट देखा है। हाँ, क्वेश्चन की जो बात है तो संडे तक आप लोग को टेलीग्राम में क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग वहां से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा कम ही दूंगा, 20-25 पर एग्जाम ओरिएंटेशन आएगा। और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट कर दें। कोस्ट गार्ड वाले आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। अपना फिजिक्स जो है यूनिट डायमेंशन, उसको रिवाइज करते हुए चलना है। जो भी डाउट हो मैं बार बार कहता हूँ, आप पूछा कीजिए क्लास में, ठीक है। और मैं तो अब कहना ही छोड़ दिया कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको हर नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, ठीक है। तो बस सारे बच्चों को बुला दीजिए कि एक बार जबरदस्त आगाज से न्यू चैप्टर स्टार्टअप होने जा रहा है, दैट इज योर वेक्टर। कौन सा चैप्टर? आपका वेक्टर न्यू चैप्टर है। बेहतरीन लेवल से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। एक बार जोश हाउस जोश कमेंट कीजिए हाई सर। तो हम लोग बेहतरीन लेवल से अपना कंटेंट को, इस आगाज को शुरू कर रहे हैं। आज का लेक्चर पार्ट 1 को बेहतरीन रूप से, ठीक है। आइए शुरू किया जाए। आप सारे बच्चे आप लोग रेडी होंगे। आज की क्लास में बिल्कुल कमेंट चाहूंगा यार। आप लोग कमेंट डम नहीं कर रहे हो, कमेंट किया करो। हाँ सर कैसा पढ़ाने, कुछ भी कमेंट किया कीजिए, पर कमेंट कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आज न्यू चैप्टर है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे हर लगा दीजिए कि तहलका मचाने आ गए हैं संतोष सर। फिजिक्स का जलवा दिखेगा फिर इस बार हमारे डिफेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक कंटेंट और एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। यूनिक लेवल से मैं कंटेंट को आपके सामने रखता हूं और उसको बेहतरीन लेवल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू किया जाए। वेक्टर। तो हम लोग जब यूनिट डायमेंशन सोल्जर्स पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला था क्वांटिटी के बारे में। जब आपको याद होगा, जब मैं क्वांटिटी पढ़ा रहा था कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसका मेजरमेंट हो उसको क्वांटिटी बोलते हैं। तो जब टाइप्स ऑफ क्वांटिटी में जब मैं बात कर रहा था तो बोला था कि स्केलर क्वांटिटी एक होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यस या नो? एक बार प्रेजेंट कीजिए यस सर का। यस सर आपने बताया था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हर चैप्टर, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या होता है? लिंक होता है। यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया, तब आप वेक्टर पढ़िएगा, एक अलग ही लेवल का आपको मजा देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि हम लोग को जाना है सीढ़ी, पहला सीढ़ी चढ़ना है, तब दूसरा, तब तीसरा, ऐसे करते करते हमें सक्सेस की ओर मूव ऑन होना है, ठीक है। तब जाके सक्सेस एक मिलेगा, उसका एक अलग ही मजा होता है, ठीक है। सो जस्ट आपके लिए देखिए, मैं फैन भी ऑफ कर दिया हूँ। किसी तरह का आपको अनवांटेड नॉइज नहीं बस आना चाहिए, सिर्फ मेरा नॉइज आपको पहुंचे। मतलब जितना हो सके मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, बट आपका सपोर्ट नहीं मुझे मिल रहा है। कमेंट होना चाहिए मेरे भाई, और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आज का देखना मैं चाह रहा हूँ कि इस पार्ट को आप कितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो और कितना कमेंट कर रहे हो, जिससे मुझे एक अलग ही लेवल का एनर्जी मिले, ठीक है। तो बोला था कि दो तरह के क्वांटिटी होते हैं आपके, पेन ले लेता हूँ मार्कर। एक आपका होता है स्केलर, फर्स्ट वन इज, और सेकेंड वन इज आपका वेक्टर। मैंने बताया था कि नहीं, मुझे बताइए। दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, एक आपको स्केलर और एक आपका वेक्टर। बोलेगा यस सर आपने बताया था, स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स आप लोग सारे बच्चे कमेंट करें कि स्केलर के बारे में मैंने क्या दिया था आइडिया, कमेंट में भर जाना चाहिए कि स्केलर ऐसा क्वांटिटी है
जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बताता है। जैसे आज हमने 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर आज हमने वॉकिंग किया, तो 5 किलोमीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। जिस पाथ पर आपने एक्चुअल लेंथ कवर किया वो डिस्टेंस होता है, और उसी डिस्टेंस को सिग्निफाई कर रहा है 5 किलोमीटर आज हमने डिस्टेंस कवर किया। तो ये डायरेक्शन तो नहीं बता रहा है कि आपने नॉर्थ में गए या ईस्ट में गए या साउथ में गए या वेस्ट में गए। दैट मीन्स स्केलर डजंट गिव द आइडिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा के बारे में कुछ बताता ही नहीं है, सिर्फ परिमाण मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। कोई डाउट नहीं है, मैं फिर से रिकॉल कर दिया आपको। अब वेक्टर मैंने क्या बताया था कि जो मैग्नीट्यूड भी बताए और साथ में डायरेक्शन भी बताए। मैंने बताया था कि नहीं सोल्जर्स, एक बार कमेंट कीजिए। आप ही बताइए, अगर मैं यूनिट डायमेंशन स्टार्ट नहीं करता, सीधे वेक्टर स्टार्ट करता, तो क्या आपको इतना मजा आता? यार आप अपने दिल से खुद से पूछो। बिल्कुल सर नहीं मजा आता, क्योंकि हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, ये बात याद रखिएगा। आज मैंने यूनिट डायमेंशन पढ़ाया है, तब ना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि हर सोल्जर्स मैंने बोला है क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। अगर मैं नहीं पढ़ाया रहता तो मुझे कहने में संकोच होता फिर से, और मुझे और क्या करना पड़ता, और मुझे बेहतरीन लेवल से मेहनत करना पड़ता। ठीक है, हाँ सोल्जर्स, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब, मोबाइल का थोड़ा फोन बनने लगा था तो मैं वही बंद करने गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर हर चैप्टर मेरे भाई दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, यस या नो, हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक आपका होता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। तब ना मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि हाँ मैं आज क्वांटिटी पढ़ाया है, उसमें ये चीज बताया है, तो ये बोलने में अलग ही लेवल का यार एनर्जी मुझे मिल रही है। वो कैसी एनर्जी मिल रही है? आपकी वजह से। तो यही बोल रहा हूँ कि सपोर्ट किया करो। तो वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन के बारे में बताएं। जैसे हमने किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का इन ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स क्या है आपका, मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी, कि हमने इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया डिस्प्लेस करने के लिए 5 न्यूटन का इन ईस्ट डायरेक्शन। तो देख रहे हैं मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। तो वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है, आपका मोमेंटम है, फोर्स है, इंपल्स है, एंगुलर मोमेंटम है, बहुत सारा ऐसा है। आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही है मेरे भाई, वो भी मतलब डिस्टेंस की तरह ही रिजेंबल करता है, बट वो डायरेक्शन बताता है कि आज हमने 1600 मीटर, आज हमने 2 किलोमीटर रनिंग किया इन ईस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी डायरेक्शन के बारे में बताता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और जहां तक डिस्टेंस स्केलर की बात की जाए तो आपका हो गया डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे, डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं देंगे। तो क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? सो दिस कॉन्सेप्ट बेस बन रहा है कि नहीं इस चैप्टर का? अब बात आती है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इस कुछ न्यू चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम सिर्फ ये 2 पॉइंट से नहीं कह सकते हैं, हम ये 2 पॉइंट से, कौन सा 2 पॉइंट, कि किसी क्वांटिटी का किसी के बारे में मैग्नीट्यूड बताए और किसी के बारे में डायरेक्शन, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम इस 2 पॉइंट से नहीं बता सकते हैं कि वो वेक्टर है कि स्केलर है।
स्केलर के बारे में तो ये 100% क्लियर है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देता है, डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है। बट वेक्टर में कोई ऐसा भी मतलब एक क्वांटिटी है जो ये दोनों रहते की वजह से, मतलब ऐसा क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तब भी वो वेक्टर नहीं कहलाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तभी भी हम उनको वेक्टर के अंदर नहीं रखते हैं, उसको हम लोग कुछ दूसरा क्वांटिटी के अंदर रखते हैं, या तो स्केलर या तो टेंसर उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टेंसर। आप लोग और आगे पढ़ोगे चैप्टर में, जैसे जैसे चैप्टर आएगा रोटेशनल में, जैसे आपका करंट आपका टेंसर है, उसको स्केलर भी बोला जाता है, टेंसर भी है। प्रेशर। तो आइए देखा जाए सर कि कौन सा ऐसा मतलब क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तब भी हम उनको वेक्टर के कैटेगरी में नहीं रखते। मैं एग्जांपल एक देना चाह रहा हूं, करंट। क्या आपने करंट समझा है? करंट मतलब समझते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर में जितना चार्ज फ्लो करे इन द टाइम पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं करंट। I इक्वल टू क्यू बाई टी। आपने क्लास 10th में पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा है तो फिर आप मुझसे पढ़ लोगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम लोग शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके सर, देखिए करंट मतलब, देखिए ये कोई पॉइंट है सूरज, यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, फिर एक ऊपर से आ रहा है करंट 3 एम्पियर का, और फिर आपका 5 एम्पियर का करंट बाहर निकल रहा है। मैंने क्या एग्जांपल दिया? किसी पॉइंट से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, फिर किसी पॉइंट से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और फिर 5 एम्पियर का करंट निकल जा रहा है इस कॉमन पॉइंट जंक्शन से। मेरे कहने का ये तात्पर्य ये है कि आप इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ोगे तो इसमें एक लॉ होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ। उसमें क्या बोलता है कि जितना मैग्नीट्यूड का करंट इंटर करेगा, उतना ही अमाउंट में वो बाहर भी निकलता है। मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किल, देन द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज एग्जिट आउट ऑफ दैट पॉइंट। जितना अमाउंट में करंट इंटर किया है, उतना ही अमाउंट में करंट बाहर भी जाएगा। इन दोनों का सम 2 एम्पियर आया, फिर इस पॉइंट 3, तो 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, मतलब दोनों करंट के मैग्नीट्यूड को सम करके और उतना ही मैग्नीट्यूड के करंट बाहर निकल जाते हैं। इसको किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ बोलते हैं। पढ़िएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो ये कहने का मेरा ये मतलब है कि बेसिकली 2 एम्पियर और 3 एम्पियर 5 एम्पियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तो बता रहा है सर कि 2 + 3 5 हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड तो बता रहा है 5 एम्पियर सर, और डायरेक्शन भी बता रहा है सर। देख रहे हैं, ये वेक्टर का बेसिकली साइन होता है ऐसे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी नोटेशन और वेक्टर में वेक्टर को इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डायरेक्शन में बता रहा है कि 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की ओर डाउनवर्ड। तो सर दिक्कत क्या है? सर मैग्नीट्यूड भी है इसके पास, डायरेक्शन भी है, तो इसको वेक्टर कहिए ना। मैं बोलूंगा रुको जरा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा। अब यहां से 2 एम्पियर आया, फिर एक नीचे से आया 3 एम्पियर, ठीक है, और फिर आपका 5 एम्पियर करंट ऊपर की ओर चला गया। आप ये दोनों फिगर को कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं, मुझे एक बात बताइए। इस दोनों फिगर को अगर आप कंसीडर करोगे तो आप देखोगे कि ये जो 2 एम्पियर है और 3 एम्पियर है, ठीक है, एक ऐसे आया एक ऐसे आया, एक इस डायरेक्शन से करंट आया, एक इस डायरेक्शन से आया, तो 5 एम्पियर नीचे की ओर निकला, नो प्रॉब्लम। मैंने सेकेंड फिगर लिया
इसमें क्या हुआ कि 2 एम्पियर एक इधर से आया, एक 3 एम्पियर नीचे से आया, 5 एम्पियर आपका निकल गया, एग्जिट हो गया, उतना ही अमाउंट में टोटल का सम जोड़कर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि करंट को हम लोग वेक्टर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि क्या आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, ये तो नेसेसरी चीज है, ये तो आपके हर घर में होंगे। तो क्या हम लोग फ्रिज को किसी एंगल पे रखते हैं कि हाँ भाई फ्रिज को आप इस एंगल पे रखो कि जिससे ज्यादा करंट आए, तो हमारे जो फ्रिज के अंदर जितने सारे सामान है वो ठंडा हो जाए? या पंखा को परपेंडिकुलर रखो या हॉरिजॉन्टल रखो कि उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आए तो ज्यादा पंखा तेज चलेगा? ऐसा तो नहीं करते हैं कि मतलब किसी भी मतलब जिसमें करंट आ रहा है तो उसको ऐसे तो मतलब नहीं सेटअप करते हैं उसके एंगल या उसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में कि उस इस पोजीशन में रखेंगे तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो किसी ऑब्जेक्ट तेज चलने लगेगा। अगर पंखा को हम लोग ऐसे सुता कर रखेंगे, लेटा कर रखेंगे तो उसमें ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा तेज चलेगा, या उसको परपेंडिकुलर रखेंगे तो स्लो चलेगा। ऐसा तो नहीं है ना। मतलब करंट डज नॉट डिपेंड द ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इन व्हाट एंगल इट कुड बी प्लेस्ड, किस एंगल पे इसको रखा गया है और किस पोजीशन पे रखा गया है। इसको कैसे भी रखिए, जितना करंट दिया गया है उसके मतलब उसमें उतना ही करंट आपके फ्लो होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो ओपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। करंट का जो डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल रूल के अनुसार वो आपका ओपोजिट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो दैट मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को आप उसके पोजीशन या एंगल पे प्लेस नहीं करते हो कि इस ऑब्जेक्ट को इस एंगल या इस पोजीशन पे रखेंगे तो ज्यादा करंट आएगा, ऐसा नहीं है। जितना उसमें करंट दिया गया उतना वो फ्लो कर, उतना मतलब उसमें करंट फ्लो होगा तो उतना ही मतलब चलेगा वो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो यही मेरा कहने का मतलब, देखिए यहाँ पे एंगल कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ और एंगल बन रहा है, तो दैट मीन्स एंगल चेंज होने की वजह के बाद भी देख रहे हैं एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ भी एंगल चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स करंट को एंगल और पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। उसको कहीं भी रखिए, जितना मैग्नीट्यूड में करंट आया है उतना ही मैग्नीट्यूड से करंट बाहर जाएगा सर्किट के। उसको आप 90 डिग्री के एंगल पर रखिए या 45 या 30 या 60, डज नॉट मैटर इन व्हाट एंगल यू वुड बी प्लेस्ड और इन व्हाट एंगल द करंट फ्लो इन द सर्किट। whatever the current is whatever the current of magnitude is enter in the circuit, the same amount of current is exit out of the circuit. It does not depend upon the angle and position. तो इसीलिए करंट को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं या स्केलर कहते हैं, क्योंकि वेक्टर के डिफिनेशन में एक और टर्म्स लिखने जा रहा हूं कि ओबे करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जी हाँ, ये जो करंट है इसको फॉलो नहीं करता है मेरे भाई। अब आया, मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। करंट इसको फॉलो नहीं करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के रूल को। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, एक होता है कॉमन एडिशन। कॉमन एडिशन सिंपल, 2 + 3 5, 3 + 2 5। बट जब आप वेक्टर एडिशन पढ़िएगा तो यहाँ पे 2 + 3 8 भी हो जाता है। जी हाँ, कॉमन एडिशन में 8 + 6 10 होता है, पर वेक्टर एडिशन में 8 + 6 10, 8 + 6 14 होता है कॉमन एडिशन में। वेक्टर एडिशन में 8 + 6 10 भी होता है। जी हाँ, तब मैं इसको बोला क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यही करंट फॉलो नहीं करता है, इस वजह से इसको वेक्टर नहीं बोला जाता है। तो आपने समझा, वेक्टर होने के लिए 3 चीज मस्ट है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तब कहेंगे कि वो वेक्टर है कोई क्वांटिटी। ये करंट आपके एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, करंट को इसीलिए हम लोग स्केलर या टेंसर बोलते हैं या तो स्केलर। देख रहे हैं कि किस एंगल पर रख रहे हैं उससे वो मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पे सपोज कीजिए 120 डिग्री का एंगल बन रहा है,
तो जब मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सिखाऊंगा ना, यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालूंगा कितना करंट बाहर जाएगा, और अगर ये रूल लगा दूंगा एंगल वाला तो कुछ इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल कुछ और बन रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा है, तभी भी करंट का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। जितना इंटर किया उन दोनों का सम करके उतना बाहर निकल जा रहा है। कितना एंगल पर रखिए उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब करंट आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्यों करंट को टेंसर बोला गया या स्केलर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इतना मैं समझाया। बेसिक जो दिया कॉन्सेप्ट चैप्टर का बेस बना कि नहीं? सारे बच्चे एक बार कमेंट करें तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, एक बार थोड़ा सा इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है टर्म। पीडीएफ भी आपको जल्द मिलेगा यूनिट डायमेंशन का, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और भी एग्जाम्पल है, मैं करंट का और भी आप दे सकते हैं, प्रेशर भी है, प्रेशर को भी स्केलर कहा जाता है। ये मैं बोला करंट पे इतना मैंने डिस्कशन इसीलिए क्योंकि एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो सोचा कि मैं इसको आपको अच्छे से समझा दूं, क्योंकि जब तक फील नहीं होगा तो पढ़ने में मजा नहीं आता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ा जाए। तो क्या स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस समझ में आया? फिर वेक्टर के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है वो समझ में आया? करंट आपका स्केलर है, क्यू है, समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? एक बार कमेंट करें। अब आइए नेक्स्ट पढ़ा जाए। ये समझ में आया स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है? क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है? सो जस्ट एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक डायरेक्शन बताए और एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हो। तीनों चीज अगर उसके पास है तभी उसको बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं तो वो स्केलर है। करंट को आपने देखा ना, वो मैग्नीट्यूड भी है उसके पास, डायरेक्शन भी है, तभी भी हम उसको वेक्टर नहीं कहें क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया। समझ में आया? अब आइए पढ़ा जाए नोटेशन ऑफ वेक्टर। नोटेशन यानी इसको रिप्रेजेंटेशन बोलिए, एक ही बात हुआ। कैसे वेक्टर को मेरे भाई रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए कोई भी वेक्टर है, अगर उसके ऊपर एक ऐसा एरो रहता है तो समझिए कि वो वेक्टर है। इसको कहेंगे ए वेक्टर। इसको ये जो साइन है यही वेक्टर का साइन होता है। जो ये एरो है ये बताता है, ये जो वेक्टर है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बताता है मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है। ये एरो जो है वो उसका डायरेक्शन बता रहा है किस ओर आप जा रहे हो। फिर इसको बोला जाता है, ये जो पूंछ है इसको टेल बोला जाता है और इसको बोला जाता है हेड। समझ में आया कि नहीं? इसको टेल कहता है, पूंछ जो है उसको टेल, और जो एरो है इसको हेड बुलाता है। कोई दिक्कत तो बताइए, यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम? क्लियर है एवरीथिंग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ, जैसे आपका फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर एक एरो लगा देना है। वेलोसिटी ऐसे एरो, एक्सेलरेशन इस तरह का कर देना है। ठीक है, जो भी मतलब क्वांटिटी है अगर वो वेक्टर है तो ऐसे एरो से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं वेक्टर का आप रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन। समझ में आया? यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम, डाउट, क्यूरी हो तो पूछिए। यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब आइए पढ़ेंगे वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वो 3 लेवल का चैप्टर है। अगर इससे देखा जाए आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीए, कोस्ट गार्ड तक
ये डिफेंस का अगर एग्जाम देखा जाए, मैं यूपीएससी में नहीं जा रहा हूँ अभी, एनडीए सीडीएस में, तो इससे आपके 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल बनते हैं। मूड नहीं रहा तब 2 बन गए, ज्यादा मूड रहा क्वेश्चन सेट वाला का तो 3 भी हो जाता है। ऐसा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखिएगा। संडे तक आपको यूनिट एंड डायमेंशन का भी मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। टेलीग्राम पे आप सॉल्व कीजिएगा, किसी तरह की डाउट हो पूछिएगा। और यूनिट डायमेंशन का पीडीएफ मैं रेडी कर रहा हूँ, जल्द ही आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ा जाए टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला वेक्टर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर नोट डाउन पहले कीजिए, तब मैं थोड़ा पानी पी लूं। इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? 2 वेक्टर को हम लोग इक्वल कहेंगे। इक्वल कहने का मतलब है कि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। इक्वल कैसे होगा? जैसे कहूँगा मेरे जैसा वो रिजेंबल कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरा जैसा वो फेस होगा या कुछ बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। तो कभी भी जब कंपेरिजन होता है तो 2 से या 2 से, 1 से तो होगा नहीं, 2 या 2 से ज्यादा ही होते हैं। तो 2 वेक्टर को हम लोग इक्वल कहेंगे। 2 वेक्टर को हम लोग इक्वल कहेंगे तब, कब कहेंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और सेकेंड डायरेक्शन भी सेम हो। 2 कंडीशन होना जरूरी है। 2 वेक्टर को इक्वल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे एक आपका ये वेक्टर है ए वेक्टर, और एक आपका ये वेक्टर है बी वेक्टर। ये ए बी वेक्टर इक्वल है। कैसे इक्वल है सर? क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम, मतलब अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, और डायरेक्शन भी सेम है। देख रहे हैं ये भी, इसका भी डायरेक्शन एरो का, इसका भी एरो का डायरेक्शन सेम है। तो इनको कहेंगे हम इक्वल वेक्टर। इनको क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। इनको क्या कहेंगे हम लोग? इक्वल वेक्टर। यहां तक नोट किए? कोई प्रॉब्लम? अब आइए सेकेंड देखा जाए। अनइक्वल वेक्टर, नाम से ही क्लियर है मेरे भाई। अनइक्वल मतलब अगर उनका आइदर, मैं पॉइंट में ही लिख दे रहा हूं, आइदर मैग्नीट्यूड अनइक्वल और डायरेक्शन अनइक्वल या बोथ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, जो लिखा हूं आप देख लीजिए। आइदर मैग्नीट्यूड अनइक्वल और डायरेक्शन अनइक्वल या बोथ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अनइक्वल वेक्टर, 2 वेक्टर को अनइक्वल कब कहेंगे? या तो उनका मैग्नीट्यूड डिफर हो, या उसका डायरेक्शन अनइक्वल हो, या बोथ। जैसे देखिए, एक आपका ये वेक्टर है ए और एक आपका ये वेक्टर है बी, तो ये क्या हो गया? ये भी अनइक्वल वेक्टर हुआ। हालांकि डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड तो चेंज है ना। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं, या तो वो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, तो उसको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर। अब आइए थर्ड वेक्टर देखा जाए। क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? आप लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है, गर्मी में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए मैं डेडिकेटेड पढ़ा रहा हूँ। किसी तरह का आपको
डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बस आप मुझे सपोर्ट प्लीज करते रहिए। कमेंट आज होना चाहिए यार, कैसा लगा आज का कंटेंट। वेक्टर का जबरदस्त आगाज के साथ हमने शुरू किया। बिल्कुल यूनिक तरीका से मैं पढ़ा रहा हूँ, ना कि ज़्यादा हार्ड, ना ही ज़्यादा इजी। एकदम आपको सिंपलेस्ट वे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आइए थर्ड वन देखा जाए, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बोलिए या इसको लाइक वेक्टर भी बोला जाता है, लाइक वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे? फर्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी, एक मिनट, मतलब क्या कंडीशन रिक्वायर है पैरेलल वेक्टर के लिए? पहला, मैग्नीट्यूड मे बी सेम और डिफर। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है पैरेलल वेक्टर के लिए? कि आपका मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफर हो, उससे कोई मतलब नहीं। सेम है तब भी चलेगा, डिफर है तब भी चलेगा, बट डायरेक्शन जो होगा वो मस्ट बी, जरूर हो, डायरेक्शन होना चाहिए सेम डायरेक्शन में। देखिए जैसे ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ये आपके कौन से वेक्टर हुआ ये बताइए पहले, ये इक्वल हुआ कि नहीं? नहीं सर, इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सर चेंज है, हालांकि डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफर है, तो इसको हम लोग इक्वल वेक्टर में नहीं रखेंगे। ये इक्वल भी नहीं है ना अनइक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है चेंज है, ठीक है। बट हम लोग यहां बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर की। तो पैरेलल वेक्टर के लिए देख रहे हैं मैग्नीट्यूड डिफर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिख दिया है मैग्नीट्यूड मे बी सेम और डिफर। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। देख रहे हैं जो दिशा है, एरो देख रहे हैं दोनों वेक्टर का, वो सेम डायरेक्शन की ओर है, तो बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर जो है वो आपका पैरेलल है बी वेक्टर का। बोल सकते हैं कि नहीं मेरे भाई, बताइए। ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का क्या है? पैरेलल है। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद पढ़ेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। आराम से चल रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन। कोस्ट गार्ड एक्सपीरियंस आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग का मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा आपकी एग्जाम से पहले क्वेश्चन के साथ। और एग्जाम देकर आइएगा, देखिएगा सारा क्वेश्चन कंटेंट मैच होगा। 25 आप ऑब्टेन करके लाइएगा, ये मेरा वादा है। आइए फोर्थ वेक्टर देखा जाए। फोर्थ वेक्टर आपका कौन सा है? मैंने बोला एंटी पैरेलल, नाम से क्लियर है, एंटी पैरेलल। पैरेलल का ओपोजिट एंटी पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल का ओपोजिट क्या हुआ? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के लिए क्या क्या कंडीशन मस्ट है? पहला, आपका क्या कंडीशन मस्ट है? मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर को हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर कब कहेंगे? जब मैग्नीट्यूड में भी डिफर। सेकेंड पॉइंट, it is directed along opposite direction। दो वेक्टर को हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर कब कहेंगे सोल्जर्स? जब उनका मैग्नीट्यूड डिफर हो। सेकेंड पॉइंट, ये जो इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो ओपोजिट में होना चाहिए। जैसे एक आपका ये वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर है, और एक आपका ये है
बी वेक्टर। देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन डिफर है, तो इसको बोलेंगे कौन सा वेक्टर है ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। ये क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर नहीं है, ये क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर है। ये आपका इक्वल वेक्टर भी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी चेंज है और डायरेक्शन भी चेंज है। ये कौन सा वेक्टर है? ये आपका एंटी पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी डिफर है। अगर मैग्नीट्यूड सेम भी होता तब भी हम इसको एंटी पैरेलल नहीं कह सकते थे, क्योंकि देख रहे हैं डायरेक्शन जो है इसका अपोजिट है। और एंटी पैरेलल मतलब होता भी है, पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो डिफर हो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक बात याद रखना है पैरेलल के लिए कि डायरेक्शन सेम वे में होना चाहिए। जो ए का वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही बी वेक्टर का होना चाहिए, उसी को पैरेलल कहेंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल कहेंगे। यहां तक बोलिए किसी तरह का डाउट है तो, इसी तरह का क्यूरी है तो बताइए। आइए अब फिफ्थ देखा जाए। फिफ्थ वेक्टर, फिफ्थ वेक्टर कौन सा है? जीरो वेक्टर। किसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे? जीरो तो जानते होंगे, जीरो के बारे में आप जानते होंगे, जीरो, इसको जीरो बोलते हैं, कोई दिक्कत? बट ये बोल रहा है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इसका मतलब क्या हुआ सर? जीरो वेक्टर मतलब, जीरो वेक्टर तो इसके मतलब यही हुआ मेरे भाई कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। जीरो वेक्टर से तो आप यही समझ रहे हो कि जीरो मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। सर डायरेक्शन का भी बता दीजिए सर, लगे हाथ। तो मैं बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड तो जीरो है बट डायरेक्शन इसका कहीं भी हो सकता है, मतलब नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी। इसके अनेकों डायरेक्शन हो सकते हैं। जीरो मैग्नीट्यूड जीरो है, तो जीरो मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो बोल सकता है वो फ्री है, वो फ्री है अपना डायरेक्शन बताने के लिए कि मैं कहाँ हूं। कोई पूछेगा कि तो जीरो वेक्टर से तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या है, तो बोलेगा भैया मेरा मैग्नीट्यूड जीरो है। फिर पूछा जाएगा किस डायरेक्शन में है, तो वो फ्री है, किसी भी डायरेक्शन बोलेगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है। जब उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन मतलब उसका बताने के लिए वो फ्री है, किसी भी डायरेक्शन बोल सकता है। कोई एक पॉइंट ही है, अगर वो बोलेगा कि मेरा मैग्नीट्यूड जीरो है, पूछा जाएगा किस डायरेक्शन में, तो वो फ्री है, नॉर्थ भी बोल सकता है, साउथ भी, ईस्ट भी, वेस्ट भी। ये पॉइंट कहीं भी लोकेट हो सकता है प्लेन में ना, कहीं भी उसको हो सकता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही क्या है? जीरो है। तो जीरो वेक्टर का क्या कंडीशन होना चाहिए? जीरो वेक्टर के लिए आपका, जीरो वेक्टर के लिए मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड इज जीरो, सेकेंड पॉइंट इस डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब कहीं भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो फ्री है, अपने आप को बताने के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो क्या जीरो वेक्टर समझ में आया कि नहीं? इस डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी में लिखा हुआ है, वो देख लीजिए, मैं बोर्ड को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, आर्बिट्ररी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लास मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? एक बार मुझे कमेंट करें, सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट करें और बोले हाई जोश सर, हाई जोश। तो 5 वेक्टर समझ में आया कि नहीं? अब आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर में पढ़ा जाए। यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंड मोस्ट VVI लगा दीजिएगा, इसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। इसको आइए ध्यान से समझा जाए। क्या मैंने बोला? यूनिट वेक्टर
बहुत अलग स्पेशल टाइप का ये वेक्टर, बहुत स्पेशल है। यूनिट मतलब क्या होता है, वो यूनिट मत समझिएगा लेंथ का यूनिट मीटर, मास का केजी, वो मैं जानता हूं कि आप जानते हो। मैं यूनिट का एक और सेंस होता है यूनिटी। यूनिटी तो आपने समझा होगा। अरे इंग्लिश वाला यूनिटी नहीं, एकता। यूनिटी मतलब मैथ के भाषा में वन भी बोलते हैं यूनिटी को। तो यूनिट वेक्टर का जो ओरिजिनेशन हुआ, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो उसका फाउंडेशन हुआ, उसके नाम से हुआ यूनिट वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, एक हो। एक बात मैं बता दूं आपको रहस्य की, कि यूनिट वेक्टर का जानते हैं क्या काम है? सिर्फ एक ही काम होता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन। बस एक ही काम ही है इसका। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैप से। मान लीजिए कोई वेक्टर है, कलरफुल मार्कर से लिखता हूं कि आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। जितना हो सके मैं आपको इंटरेक्ट रखता हूं अपने साथ क्लास में। ये ए है, इसके साथ उसके ऊपर टोपी पहना देंगे ना, तो कहेंगे कि ए कैप। क्या इसको बोलेंगे? ए कैप। इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसका रिप्रेजेंटेशन है मेरे भाई ए कैप, जो ऊपर टोपी पहना दिए हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और थोड़ा फील किया जाए या नहीं समझ में आया सर? आप लोग कभी जब जाते होंगे आउट ऑफ टाउन घूमने के लिए, आउट ऑफ टाउन जब भी मतलब घूमने के लिए कहीं गए, लखनऊ ही गए, कानपुर गए, कहीं घूमने के लिए, तो वहां पे अगर आप मतलब कभी भी क्या होता है, गूगल भी काम नहीं करता है, तो कहीं लोकेशन के लिए हम लोग मतलब देखते हैं, लिखा रहता है रोड के माइल स्टोन पे, वे टू गांधीनगर टर्न लेफ्ट साइड, या गांधी चौक 500 मीटर अहेड। समझ जाते हैं कि वो यहां से गांधीनगर 500 मीटर आगे है। तो वही जो माइल स्टोन लगा रहता है, वो क्या है, एक तरह का यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन तो बता रहा है। सिमिलर वे में यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन बताता है। रोड स्टोन पे जो माइल स्टोन लगे रहते हैं वो क्या करते हैं, हमें मदद ही तो करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। वे टू गांधी चौक टर्न लेफ्ट साइड, वे टू कोई भी मतलब एरिया, लोकेलिटी टर्न राइट, या वे टू सोनपुर टर्न लेफ्ट साइड। ऐसे देखा था एरो दिया था है लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ का, तो हमें मालूम चल रहा है कि हमें इधर मूव करना है या यहां से कितना दूर है, वो भी शो कर देता है। तो वो क्या है, रोड का जो माइल स्टोन है वो हमें डायरेक्शन ही तो बता रहा है। सिमिलरली जो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट इसका बहुत बड़ा रोल है होता है डायरेक्शन बताने में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसका फॉर्मूला भी होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखिए ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है उसका परिमाण, 20, 30 जो वैल्यू होता है न्यूमेरिकल, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम लोग मॉड में लिखते हैं। इसका मतलब होता है ए वेक्टर का ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ए कैप होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर को अगर डिवाइड कर दें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो हमें यूनिट वेक्टर निकल जाता है। नहीं समझ में आया होगा, मैं जान रहा हूं 50% अभी आप समझे होंगे। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके बेहतरीन लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आपका बेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कोई एक वेक्टर है ए, कोई आपका ये वेक्टर है जिसका कुछ लेंथ है, कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, और इस तरफ इसका डायरेक्शन है। हम लोग इसी वेक्टर का, सपोज कीजिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 यूनिट है मान लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, 3 छोटे छोटे वेक्टर में इसको कट करेंगे। एक ये वेक्टर, एक मैग्नीट्यूड, एक 2, ऐसे की देखिए यहां पे ऐसे। मैंने बोला कि एक कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, एक 2 ये 3 यूनिट के मैग्नीट्यूड है।
जिसका डायरेक्शन इस साइड में है। मैंने बोला कि 3 छोटे छोटे वेक्टर का एक एक यूनिट लेंथ का वेक्टर का कट कर दो। उसी वेक्टर जो 3 यूनिट का जो वेक्टर है उसी में से आप छोटे छोटे एक एक यूनिट का वेक्टर आप कट कर दो। कट कर दिया मैंने, एक यूनिट का एक ये हो गया, एक यूनिट का एक ये, एक यूनिट का एक ये, एक 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 3 हुआ कि नहीं। अब कोई पूछेगा कि आप इसका एक क्या बताओ, यूनिट वेक्टर बताओ कितना होगा, फाइंड आउट। तो कैसे निकलेगा, तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यस या नो? यस सर। बताइए जो ए वेक्टर है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर सब विजिबल है कि नहीं। देखिए ये जो आपका एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के पास क्या होता है, दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। हालांकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वो तो मस्ट है, बट मैं बता रहा हूं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग उसके पास क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इसमें कोई यूज नहीं है अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन में आएंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं बताते चलूंगा। तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक इसके पास डायरेक्शन होगा। ये जो ए वेक्टर है मेरे भाई, इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि 3 यूनिट का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो मैंने क्या बोला, डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर का डिजाइन किया गया जिसको बोला गया ए कैप। तब ना आपका ए कैप होता है ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसी ऐसे ही आपका ए कैप का डिजाइन हुआ। कोई वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है 3 यूनिट, और डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग ए कैप का यूज करते हैं। ये जो ए कैप है वही आपका यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस वेक्टर पे असर नहीं डालेगा। क्योंकि ये ए वेक्टर है, इसको हमें लिखना है, ध्यान समझिए, ये जो ए वेक्टर है इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन के लिए हम लोग ए कैप लगाएं। तो हम लोग जानते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, तो जो डायरेक्शन के लिए हम लोग ए कैप लगा रहे हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट हो जाए या 1 से ज्यादा हो जाए, तब तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे असर डालेगा कि नहीं डालेगा। क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3। बट वही जब 3 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, अगर जो दूसरा वेक्टर ले रहे हैं ए कैप जो डायरेक्शन बता रहा है, उसका अगर मैग्नीट्यूड हो जाए 2 यूनिट, तब तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तब तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर असर डालेगा कि नहीं, आप बोलेगा यस सर। तो इसीलिए जो ए कैप है एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट ये क्या कर रहा है, सबसे बड़ा काम कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो अब ए कैप का आपके पास फीलिंग आया कि नहीं, यूनिट वेक्टर अब आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए। बेहतरीन लेवल से मैंने पढ़ाया। तो क्या होगा, यूनिट कैप अब निकालिए, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, होगा कि नहीं। तो ए वेक्टर, किसी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। हमें इसमें क्या निकालना था, ए कैप, तो आपका हो जाएगा 3a वेक्टर। यही आपका यूनिट वेक्टर होगा। क्यों, देखिए अगर इसको और एक्सप्लेन करूं तो देखिए ए का ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ए से मैग्नीट्यूड ए कट गया, तो ए कैप जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3a वेक्टर। यही आपका होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यही आपका होता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें ए कैप इस फिगर में निकालना था। तो ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो
तो इस वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ए कैप, और फिर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ए से मैग्नीट्यूड ए कट गया, ए कैप इक्वल टू आपका हो गया 3a वेक्टर। समझ में आया कि नहीं मुझे बताइए, समझ में आया कि नहीं आपको, ये मुझे बताइए। इस a के बराबर 3a वेक्टर, तो मैंने यही बोला ना, किसी वेक्टर का अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है 3 यूनिट, डायरेक्शन के लिए हम लोग ए कैप लगा रहे हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, 3 इंटू 1 3a होगा। उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालेगा जो वेक्टर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तब जाके आपका ए कैप निकल गया ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो क्या समझ में आया कि नहीं, एक यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन बताने के लिए इसका काम हो। ये डायमेंशन लेस वेक्टर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता मेरे भाई, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया, जी हाँ सर आया। अब आइए 7th पढ़ा जाए, 7th टॉपिक मतलब 7th टाइप ऑफ वेक्टर में फटाफट पढ़ा जाए। मैं यूनिट वेक्टर बहुत आपको टाइम दूं पूरा समझाने में। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर का हाई नॉलेज है जो मैं कल दूंगा, कल की क्लास में, ठीक है। आज ज्यादा बाउंस हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा आपको। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब ये भी एक यूनिटी वेक्टर है, बट इसमें क्या होता है जो वेक्टर हम लोग लेंगे वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, सपोज कीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये तो आप जानते होंगे, बेसिक चीज है। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आप जानते होंगे। यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट है, पॉइंट P, इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वो x यूनिट x डायरेक्शन में गया और y यूनिट y डायरेक्शन में गया, किसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये तो जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे जो आएगा xi कैप प्लस yj कैप, तो ये तो बेसिकली आएगा पोजीशन वेक्टर से, क्योंकि हम लोग p का पोजीशन निकालना चाह रहे हैं। बट हालांकि अभी मैं उसको रोकना चाह रहा हूं, नहीं तो आपको बाउंस होगा। अभी हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल मतलब। ऑर्थोगोनल मतलब होता है, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी डायरेक्शन बताएगा। ये बोलता है कि कोई आदमी अगर एक्स एक्सिस की ओर मूव करता है तो उसको हम लोग आई कैप से शो करते हैं, अगर कोई वाई एक्सिस की ओर मूव करता है तो जे कैप से शो करते हैं। क्या मैंने बोला कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन बताता है। बोलता है कि कोई बंदा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है तो उसको आई कैप से शो करेंगे, कोई वाई एक्सिस से मूव कर रहा है तो जे कैप से शो करेंगे। अगर प्लेन में ले ले इसको, प्लेन में बात करें तो वहां पे एक और एक्सिस आ जाता है जेड एक्सिस, तो वहां पे के कैप शो करेंगे अगर कोई जेड एक्सिस में मूव करेगा तो। मतलब अगर क्वेश्चन में आपका आई कैप दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो आदमी एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन की ओर मूव किया है, जे कैप रहेगा तो वाई एक्सिस में, के कैप तो जेड एक्सिस में। मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्टेड अलोंग हो रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली।
वैली। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब आइए जो मेन ये कहता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स एक्स एक्सिस की और कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, आई कैप। आई कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये भी जो आई कैप और जो जे कैप होंगे वो क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से साथ, 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर प्लेन में बात की जाए तो आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से समतल होंगे, लंबवत होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल। दैट मीन्स आई कैप, जे कैप, के कैप सेकेंड पॉइंट में आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ। समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, एक बार नोट डाउन कीजिए। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तभी ना आपका आई कैप, जे कैप भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो आज के क्लास में मजा आया कि नहीं, कैसा लगा कंटेंट, एक बार कमेंट कीजिए। मजा आया कि नहीं पढ़ने में। बेहतरीन लेवल से आज हमने पढ़ाई की है कि वेक्टर क्या होता है, फिर स्केलर वेक्टर के बीच में कॉम्परेटिव स्टडी, फिर क्यों क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होना चाहिए वेक्टर होने के लिए, फिर करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तभी वेक्टर नहीं कहते हैं क्योंकि उसके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर पे हमने बात किया, इक्वल, अनइक्वल, लाइक, पैरेलल, एंटी पैरेलल, आपका यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। दो टाइप्स ऑफ वेक्टर और छूट गया है, एक आपका एक्सियल वेक्टर, ठीक है, और एक आपका कोलिनियर और एक कोप्लेनर। 3 वेक्टर और छूट गए जो कि कल के क्लास में हम लोग करेंगे। कल हम लोग और चीज पढ़ेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कितने तरीके से उसको निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी क्वांटिटी को कितने तरीके से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रूल लगाकर उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का क्लास कैसा लगा सोल्जर्स, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा यार, बिल्कुल प्लीज, और शेयर कीजिएगा जितना हो सके। तो हम लोग कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।